हेलो बच्चों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में हम फिर से एक बार जबरदस्त तरीके से 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। और हर क्वेश्चन के पीछे की जो स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा, डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपके इस क्लास में करीब 70 से लेके 100 क्वेश्चन तक कवर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ध्यान से देखें इस वीडियो को। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप अपने अच्छे से नोट्स बनाएं और सब क्वेश्चंस को लिख लें। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चे आज की क्लास का, और वो है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन का मतलब है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है हृदय और आत्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 14, 25, 29 और 32। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा फेमस और पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आर्टिकल 32। ठीक है, इसको इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसका मतलब क्या, देखिए आर्टिकल 32 जो है ये पढ़ा तो आप सबने है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो इसका मैं मतलब बताता हूँ। देखिए हमारे जो भारतीय संविधान है, ठीक है, इसमें जो मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, मौलिक अधिकार वो आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। ठीक है ना, जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो 12 से 35 तक दिए गए हैं, 12 से 35। ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं और आर्टिकल 35 तक है। ठीक है, तो इन्हीं इसी रेंज में आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 32 आ जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का मतलब ये वे अधिकार हैं, ठीक है, वे अधिकार हैं जो हमें जन्म लेते ही मिल जाते हैं और उन्हें हमसे छीना नहीं जा सकता है। मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, लेकिन अब कितनी है, वो है 6। एक को कम कर दिया गया, वो कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था, जिसे अब कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है बच्चे, तो मौलिक अधिकारों की जब बात करते हैं, देखिए आमतौर पे है क्या, मौलिक अधिकारों का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि हमें जीवन जीने की आजादी, यानी कि हमें जिंदा रहने के लिए, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए, ठीक है, वो हमें मिलनी चाहिए, वो हमसे कोई ना छीने। ठीक है, तो अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी कि कोई भी अगर मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ करता है, आपको परेशान करता है, तो इसके लिए आप कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। तो इसके तहत आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह की रिट दायर की जा सकती है। रिट का मतलब क्या होता है, याचिका। ठीक है, हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और कोर्ट हमारे लिए उसकी सुनवाई करेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी हमें परेशान करता, तंग करता, मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 32 जो है ये संविधान का मूल ढांचा है। यानी कि आप देखते हैं कि जब भी संविधान में संशोधन करना होता है तो संसद में प्रस्ताव रखा जाता है और संविधान का संशोधन कर दिया जाता है। लेकिन आर्टिकल 32 जो है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह संविधान का कैसा है, मूल ढांचा है, यानी कि जो बेसिक उसकी बॉडी है, ओरिजिनल बॉडी है, वो है। ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 32। और यहीं पे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा गया था। ठीक है, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस इसमें क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की हृदय एवं आत्मा किसे कहा, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, प्रियम्बल या उद्देशिका। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सूचना का अधिकार है कैसा अधिकार है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। ऑप्शंस में दिया है कि यह एक मूल अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट है। दूसरा है विधि अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार है। तीसरे में दिया है कि दोनों तरह का है। चौथे में दिया है कि ना तो मूल अधिकार है और ना ही विधि अधिकार है। ठीक है, तो देखो सूचना का अधिकार क्या है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI एक्ट। ये भारत में कब लागू हुआ था, तो 2005 में आया था। ठीक है, 2005 में, 2005 में। सूचना का अधिकार होता है क्या, देखिए आपको पता है कि सरकार में कई सारे मंत्रालय होते हैं। ठीक है, और देश जो है वो चलता किससे है, वो हमारे पैसों से चलता है। ठीक है, क्योंकि आम जनता है, हमारी जैसी जो जनता है, वो हर चीज पे टैक्स देती है। ठीक है, और जब हम टैक्स के रूप में पैसा सरकार को देते हैं,
जो उस पैसे को सरकार क्या करती है कि विकास कार्यों में लगाती है, किसके लिए, हमारे लिए ही, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये डाउट है कि आपका जो पैसा है वो सरकार सही तरीके से यूज नहीं कर रही है, कहीं पे घोटाला हो सकता है किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में, किसी भी मंत्रालय में, ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप उसकी डिटेल सरकार से ले सकते हैं। मुख्य रूप से जो पैसे संबंधी डिटेल है वो सरकार से मांग सकते हैं, ठीक है। तो इसके तहत आरटीआई एक्ट बनाया गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी कि सूचना का अधिकार। तो आप एक जो रिक्वेस्ट है यानी कि एक एप्लीकेशन आप दायर करेंगे और उसके बाद आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो आरटीआई एक्ट 2005 में आया था और ये कैसा अधिकार है तो मैं आपको बता दूं कि इसको हमारे संविधान के, ठीक है, आर्टिकल आर्टिकल 19(1) में रखा गया है, ठीक है ना, 19(1) में रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 यानी कि 12 से 35 तक है वो किस चीज के आर्टिकल है, मौलिक अधिकारों के, मूल अधिकारों के, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल है, ठीक है। तो इसी रेंज में आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल अधिकार, ठीक है बच्चे। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की नृत्य शैली बोला गया यानी कि डांस फॉर्म की बात हो रही है। ऑप्शंस दी हैं कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी और कुचिपुड़ी। तो ये चारों ही क्या है, शास्त्रीय नृत्य हैं। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं, शास्त्रीय, ठीक है, नृत्य, इसका मतलब होता है इंग्लिश में क्लासिकल डांस, ठीक है। क्या होता है, क्लासिकल डांस, ठीक है। और हमारे देश में अगर हम क्लासिकल डांस की बात करेंगे तो मुख्य रूप से 7 माने गए हैं, ठीक है, 7 क्लासिकल डांस है। और वास्तव में ये है क्या, देखो क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य का मतलब होता है कि डांस की ऐसी फॉर्म यानी कि नृत्य की एक ऐसी विधा जो कि भगवान के जमाने से चली आई है। जी हाँ, प्राचीन काल से, पुराने जमाने से जिस तरह से डांस होता आया है, उसी डांस की फॉर्म को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल डांस या फिर शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से पूरे देश में 7 हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से तो मैं आपको बता दूं, देखिए 4 तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये कहाँ कहाँ के हैं, तो कथक जो होता है वो कहाँ पे होता है, यूपी में होता है, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। ओडिशी आपको पता ही है कि कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा, ठीक है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। 4 ही हो गए। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे एक और है जिसको बोलते हैं कथकली, ठीक है, कथकली, और एक है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ये कथकली और मोहिनी अट्टम जो दोनों ही कहाँ के हैं, केरल के हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो गए 6। अच्छा, एक आपका है जिसको हम बोलते हैं मणिपुरी, ठीक है। मणिपुरी बच्चों कहाँ का है, तो ये है मणिपुर का, ठीक है, कहाँ का है, मणिपुर का, ठीक है। 7 हो गए। अच्छा, एक और कभी कभी कुछ आंकड़ों में दे देते हैं और वो है आपका सतरिया, सतरिया। इसको भी कई जगह पे क्लासिकल डांस माना गया है। तो सतरिया आपका कहाँ का है, ये है असम का, ठीक है, असम का। तो इस तरह से हमारे पास जो मुख्य रूप से वो 7 है, लेकिन टोटल की बात करेंगे तो 8 शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस है हमारे देश में, ठीक है। तो इनको किया जाता है और ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन से। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, ए, कथक, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश का जो डांस फॉर्म वो कौन सा है, कथक है, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हर वर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब, ठीक है। जनसंख्या दिवस, पॉपुलेशन डे का पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है 5 जून को, 11 जून, 5 जुलाई, 11 जुलाई, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 11 जुलाई। देखिए मनाने के पीछे रीजन क्या है कि जनसंख्या दिवस मनाने का मतलब है कि हमें जनसंख्या पे कंट्रोल रखना है, ठीक है। अगर हम जनसंख्या की बात करेंगे तो जब 2011 में हमारे देश की जनगणना हुई थी, ठीक है, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं, ठीक है। तो लोगों की जब गिनती की गई तो उस समय हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो लगभग 121 करोड़ के आसपास थी, ठीक है बच्चे, ठीक है। 121 करोड़ का मतलब है 1 अरब 21 करोड़, ठीक है। और दुनिया में चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पे थे। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे कि हमारे देश में सबसे बड़ा जो राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, तो वो कौन सा है, यूपी, जिसकी जनसंख्या
19,98,00,000 थी 2011 में, ठीक है। अच्छा, जनगणना जो होती है वो हर 10 साल में होती है, हर 10 साल में। अच्छा, 2011 के बाद 10 साल का मतलब है 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से ये डिले हो गई है, तो अभी तक नहीं हुई है, ठीक है, आने वाले समय में होगी। अच्छा, देश में अगर हम जनगणना की बात करेंगे तो बच्चों भारत में सबसे पहली बार जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी, लॉर्ड मेयो, और ये बात है 1872 की, ठीक है, तो देश में पहली बार। और उसके बाद सिस्टमेटिक वे में यानी कि सही तरीके से जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी, ठीक है, और ये जो टाइम था वो था 1881, और तब से जो जनगणना है वो हर 10 साल में होती आई है, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि जनगणना के पीछे जो रीजन है वो क्या है। ठीक है, जनसंख्या देश में जितनी भी होती है यानी कि जो लोगों की संख्या है, ठीक है, उसको काउंट करना, क्योंकि सरकार जब भी अपनी कोई योजनाएं लागू करती है तो उसके लिए पता होना जरूरी होता है कि एरिया में कितनी जनसंख्या है, ठीक है। लेकिन हमें जब पता ही नहीं होगा कि लोग कितने हैं, कम है या ज्यादा हैं, तो हम सही से योजनाएं लागू नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और देश का विकास होना भी इस तरह से पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए जनगणना की जाती है, और जनसंख्या दिवस भी इसीलिए मनाया जाता है कि हम जनसंख्या पे कंट्रोल रखें, जिससे सारी चीजें अच्छे से चल सकें, ठीक है बच्चों। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो गया जाएगा ऑप्शन डी, 11 जुलाई को। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक ऐसा समय आया था भारत में जब भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, है ना, यानी कि हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी थी, बहुत ज्यादा तंग हाली विपत्ति वाली कंडीशन आ गई थी, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय भारत सरकार ने क्या किया था कि 67 टन सोना, ठीक है, 67 टन जो सोना था वो गिरवी रख दिया था। कहाँ रखा था, तो IMF के पास, ठीक है। IMF क्या चीज है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। और IMF का जो हेडक्वार्टर ये कहाँ पे है, तो वॉशिंगटन DC अमेरिका में है, ठीक है। IMF, तो IMF के पास 67 टन जो सोना था वो गिरवी रख दिया था, और उसके बदले पैसा लिया था कर्ज के रूप में, ठीक है, जिससे हमने अपनी जरूरतों को पूरा किया था। तो ये किस प्रधानमंत्री के टाइम की बात है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चंद्रशेखर, ठीक है। तो चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री भारत में थे तो उस समय ऐसी स्थिति हुई थी, ठीक है बच्चों, और ये स्थिति अच्छी नहीं कह सकते हैं। अगली बार आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण के जैविक सूचक, जैविक का मतलब होता है वे चीज जिनमें जान होती है, ठीक है, और जान में किस में होती है, तो या तो जीव जंतुओं में होगी या पेड़ पौधों में होती है, ठीक है, पेड़ पौधों में भी जान होती है, घास फूस जो भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन है लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट और अमरवेल, ठीक है। अच्छा, अमरवेल का यहाँ पे नाम आया तो मैं आपको बता दूं, अमरवेल एक ऐसा पौधा है हम कह सकते हैं जिसमें जड़ नहीं होती है, और अगर आप उसकी थोड़ी सी शाखा को, तने को तोड़कर किसी दूसरे पेड़ पर डाल दें तो अपने आप वो ग्रो करने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। यानी कि इसको क्या क्या परपोषी भी कहा जाता है। अमरवेल का ये क्या करता है कि दूसरे पौधों से ही, दूसरे पेड़ पौधों से अपना खाना पानी जो है वो खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जिससे जिससे क्या होता है कि जिस पेड़ पर ये होता है उसको भी नुकसान पहुंचता है और वो धीरे धीरे सूखने लगता है, ठीक है। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया वो था कि वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य कौन करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकेन, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर है 7, और लिखा है कि उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है, लोग पीड़ित होते हैं किस रोग से, ठीक है। तो देखो, खाद्यान्न का मतलब होता है खाने वाले अन्न, अन्न में क्या होता है, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ठीक है, ये सब क्या चीजें हैं, खाद्यान्न होते हैं। तो पॉलिश किया हुआ चावल जहां पर खाते हैं वहां पे कौन सा रोग हो जाता है, तो देखिए पॉलिश किया हुआ जो चावल होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपको पता है कि हमारे पास अगर हम विटामिन की बात करेंगे तो कितने होते हैं, ABCDE के, ठीक है, 6 विटामिन माने गए हैं। और जो विटामिन बी होता है उसके अंदर 11 तरह के विटामिन होते हैं। तो विटामिन B1 जो है, ठीक है, B1 का जो नाम है आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं, थायमीन, ठीक है। तो आपको बता दूं कि थायमीन की कमी होती है, ठीक है, किसमें, पॉलिश किए हुए चावल में। पॉलिश किए हुए चावल में
थायमिन की कमी होती है, हम यहाँ कह सकते हैं कि विटामिन B1 उसमें नहीं होता है। और विटामिन B1 नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन B1 को ही हम विटामिन बी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो वो रोग है बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसका मतलब कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस दिए हैं, चर्मग्राह, पेलाग्रा, बेरी बेरी, स्कर्वी और ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। तो अगर किसी भी क्षेत्र में पॉलिश किया हुआ चावल खाया जा रहा है तो उससे कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी बेरी रोग हो जाएगा। अब ये बेरी बेरी रोग होता क्या है, देखो बेरी बेरी रोग जब किसी को हो जाता है उसको 3 तरह की समस्याएं आती हैं, क्या, एक तो है पेशीय विकार, ठीक है, दूसरा है पाचन विकार, ठीक, और तीसरा है जो हमारा हृदय होता है, हृदय के आकार में परिवर्तन, ठीक है। अब इनका क्या मतलब, देखो पेशी विकार, जो शब्द है विकार का मतलब होता है समस्या, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ, ठीक है। और पेशी मतलब हमारी मांसपेशी यानी कि मसल्स, तो मसल्स में क्या होता है कि दर्द वगैरह रहने लगता है, अकड़न, दिक्कत परेशानी होने लगती है, ठीक है। पाचन विकार मतलब डाइजेशन, डाइजेशन में हमें समस्या आने लगती है। और हृदय के आकार में परिवर्तन, यानी कि हमारा जो हार्ट है, हृदय है, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो साइज होना चाहिए एक्चुअल में वो नहीं होता, बल्कि या तो छोटा हो जाता है या तो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 समस्या आती है बेरी बेरी रोग में, इतना क्लियर है। अच्छा, अब पेलाग्रा रोग किससे होता है, तो पेलाग्रा रोग जो होता है वो विटामिन B5 की कमी की वजह से होता है। अच्छा, पेपर में अगर B5 नहीं आता है तो हमारा आंसर हो जाएगा B3, ठीक है, क्या हो जाएगा B3। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो पहले हम B5 देखेंगे, अगर नहीं ऑप्शन में है तो B3, इनकी वजह से पेलाग्रा रोग हो जाता है। बेरी बेरी कैसे होता है, तो विटामिन B या B1 की कमी से, स्कर्वी विटामिन C की कमी की वजह से हो जाता है। और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है, किसकी कमी से, प्रोटीन कमी से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। देखो इसका क्या मतलब है, योग दर्शन, ठीक है, दर्शन शास्त्र की अगर हम बात करेंगे तो षड दर्शन शब्द यूज किया गया है, ठीक है, षड दर्शन, इसका मतलब है जो दर्शन शास्त्र है उसमें 6 तरह के दर्शन की बात कही गई है, ठीक है। उन्हीं में से एक है योग दर्शन, ठीक है। और उसके प्रतिपादक, इसका ये मतलब है कि भारत में वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने योग की शुरुआत की है। आप जानते हैं योग जिसको हम योगा बोलते हैं, तो आजकल आप जानते हैं कि बाबा रामदेव काफी चर्चा में रहते हैं योग को लेके, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है पतंजलि, ठीक है, योगी गोरखनाथ, यहाँ पे योग की जगह योगी गोरखनाथ होना चाहिए, ठीक है, स्वामी रामदेव और शंकराचार्य, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में वो व्यक्ति जिन्होंने योग की शुरुआत की थी पहली बार, उनका नाम था महर्षि पतंजलि, ठीक है। इन्होंने ही भारत में योग की शुरुआत की थी। और बाद में आज के टाइम पे अगर हम बात करेंगे तो बाबा रामदेव ने इसको काफी प्रमोट किया है, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, महर्षि पतंजलि ने की थी योग की शुरुआत, ठीक है बच्चे। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, देखो अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लग रही है तो आपसे कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी। तो बच्चे आगरा की स्थापना की बात की जा रही है, देखो 4 ऑप्शन है, बलबन है, बहलोल लोदी है, सिकंदर लोदी है और फिरोज तुगलक है। फिरोज तुगलक तुगलक वंश का शासक था, बलबन जो था ये गुलाम वंश का शासक था, और बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी लोदी वंश के शासक थे, ठीक है। लोदी वंश की शुरुआत भारत में किसने की थी, बहलोल लोदी ने स्थापना की थी, ठीक है। उसके पुत्र का नाम था सिकंदर लोदी, और इसके बाद आया इब्राहिम लोदी जिसे बाबर ने हरा के क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है बच्चे। तो जब बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, ठीक है, कहाँ पे, दिल्ली के सिंहासन पर, और ये सभी जो थे ये दिल्ली सल्तनत के ही शासक थे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के शासक थे। तो दिल्ली की गद्दी पर जब बैठा तो उसके बाद इसने क्या किया कि ये बात है सन 1504 की, 1504 में इसने क्या किया कि आगरा शहर की स्थापना की, किसकी की, आगरा की। इसका ये मतलब है कि सर सन 1504 से पहले आगरा नहीं था, आगरा नाम का कोई शहर नहीं था। तो इसने 1504 में आगरा की स्थापना की, और उसके बाद के समय में आगरा भी कई बार राजधानी रही है दिल्ली के साथ, ठीक है।
तो अगर पेपर क्वेश्चन पूछा जाएगा आएगा कि आगरा की स्थापना किसने की, तो आंसर क्या होगा, सिकंदर लोदी ने। कब की थी, तो 1504 में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ एआरओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चे, ठीक है। तो जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बच्चे कि गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। देखो यहाँ पे लिखा है राष्ट्रपिता, ये किसने कहा था, तो ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, सरदार पटेल ने कहा था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अलग अलग लोगों ने क्या कहा था। नेहरू ने, जो पंडित नेहरू थे, उन्होंने गांधी जी को क्या कहा था, बापू, ठीक है, बापू इन्होंने कहा था। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कहा था महात्मा, ठीक है, क्या कहा था, महात्मा। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या कहा था, राष्ट्रपिता, ठीक है। ये उपाधियां गांधी जी को दी थी इन लोगों ने। लेकिन इतना तो हो सकता है आपको पता हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये कहा कब था, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा कब था। तो मैं आपको बता दूं कि ये बात है सन 1944 की, 1944 की, ठीक है। 1944 में एक रेडियो का प्रोग्राम चल रहा था, एक विशेष प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम का जो प्रसारण होता, उस समय सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था, ठीक है बच्चे। तो ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल नाम की जो बुक है वो किसने लिखी है, किताब किसने लिखी, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल, ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, पीटी नेहरू, जवाहर लाला लाजपत राय, और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मौलाना आजाद की एक बड़ी ही फेमस बुक है, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछी गई है, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। नेहरू की बहुत फेमस है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत एक खोज, इस नाम से। तो ये इनकी हो गई। अच्छा, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक है बच्चे। तो आप ध्यान रखेंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था, ठीक है। तो देखो रॉलेट एक्ट सबसे पहले था क्या, मैं आपको बता दूं। देखिए इंग्लैंड में एक हाई कोर्ट था, और उस हाई कोर्ट का एक जज था, उसका नाम था सिडनी रॉलेट, ठीक है। क्या नाम था, सिडनी रॉलेट। ये कौन था, इंग्लैंड में एक हाई कोर्ट था, उसका ये जज था, ठीक है, न्यायाधीश था सिडनी रॉलेट। तो इसी की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई थी, और उसको ये काम सौंपा गया था कि आप क्या करोगे, एक एक्ट बनाओगे, कानून बनाओगे, ठीक है। ये कानून क्यों बनाया गया था कि भारत में, देखिए ये आया कब, रॉलेट एक्ट जो आया था भारत में, इसकी जो इसका टाइम था वो था 8 मार्च, 8 मार्च, ठीक है, 1919 में। तो 1919 का जो टाइम था, 1918-19 का, उस समय भारतीय जो क्रांतिकारी थे वो काफी उग्र हो चुके थे, अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर मोर्चा ले रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, तो अंग्रेजों ने सोचा कि उनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा था, तो उन्होंने दमनकारी नीति अपनाई, और वो चाहते थे किसी भी तरह से जो भारतीय क्रांतिकारी हैं वो उनके ऊपर हावी ना हो पाए। तो इसके तहत उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसको नाम दिया गया था रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट था क्या, तो इसको मैं आपको बता दूं, जैसे कहा जाता था कि नो अपील, नो दलील, और नो वकील, ठीक है। और इस एक्ट को भारतीय लोगों ने क्या कहा था, काला कानून कहा था, काला कानून। क्यों कहा था, देखो काला कानून इसलिए कहा क्योंकि इस एक्ट में क्या था कि नो अपील, अगर आप अंग्रेज किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर, ठीक है, सिर्फ सिर्फ शक के आधार पर क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद आप कोई भी अपील नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। आपकी कोई भी दलील नहीं सुनी जाएगी, आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, ठीक है। और ना ही आपको कोई वकील करने का अधिकार होगा, ठीक है। तो नो अपील, नो दलील, नो वकील, ठीक है, इन चीजों को कोई अधिकार नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अंग्रेज जब चाहें जिसको चाहें पकड़ के जेल में डाल देंगे, और इसके बाद कब तक आप जेल में रहोगे, आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, इसके उसका कुछ भी निश्चित नहीं था, कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए भारतीयों ने इसको काला कानून कहा था, और इसका जमकर विरोध किया था। तो जमकर विरोध किया था, जिसके बाद में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है बच्चे। तो ये मैं आपको पिछली अपनी जो क्लासेस है उसमें भी बता चुका हूँ। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको देख लें, जिससे आपकी सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे बच्चे, ठीक है।
तो अब आपको समझ में आ गया कि रॉलेट एक्ट क्या था। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में दिए हैं कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। तो युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, आर्थिक मतलब पैसे से समर्थन, ठीक है। दूसरा है खिलाफत आंदोलन का दमन। तीसरा है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा। और लास्ट है प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि मीडिया की आजादी पर प्रतिबंध लगाना। तो मैंने आपको बताया ना कि ये क्या था, कि किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने से संबंधित था, कि गिरफ्तार कर लेंगे और उसकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इससे रिलेटेड जो हमारा ऑप्शन है वो है सी, कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना। कोई भी मुकदमा नहीं होगा, सीधा आप उठा के बंद कर दोगे जेल में, और मुकदमे की जो सुनवाई है संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, यानी कि शॉर्ट में आप उसकी सुनवाई करके उसको जेल में डाल दोगे, सजा दे दोगे, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है बच्चे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो फुलहर झील, ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि काफी बच्चों को नहीं पता होगा, और इस क्वेश्चन के पीछे की जो कहानी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी रोचक है। देखो फुलहर झील किस राज्य में, सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया है। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है, ठीक है। चार ऑप्शन है। तो मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। देखो फुलहर झील जो वो कहाँ पे, वो उत्तर प्रदेश में है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो ये पीलीभीत जिले में है, पीलीभीत, ठीक है। पीलीभीत जिले में झील है जिसका नाम क्या है, फुलहर झील। अच्छा, इसी झील से गोमती नदी निकलती है, ठीक है। और गोमती नदी के किनारे बसे हुए दो जो प्रमुख शहर हैं, उनमें एक है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है। और दूसरा जो प्रमुख शहर है वो है जौनपुर। पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि जो गोमती नदी है उसके किनारे बसे हुए प्रमुख शहर कौन से हैं, तो पहला लखनऊ, दूसरा जौनपुर, ठीक है। और ये गोमती नदी निकलती कहाँ से, तो फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। इतना ठीक है बच्चे। और बाद में ये गोमती नदी जाके कहाँ पे, गाजीपुर, गाजीपुर जो है ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। तो गाजीपुर जो पड़ता है ये कहाँ पे, वाराणसी के बगल में डिस्ट्रिक्ट है, आप देखेंगे तो, ठीक है। तो गाजीपुर के पास जाके गंगा नदी में मिल जाती है, और उसके बाद गोमती नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो ध्यान रखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताया आप ध्यान रखना रखना, और इनको करना पता हो तो आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है बच्चे। आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। देखो जनजाति क्या होता है, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप ध्यान दें, ठीक है। इनको बोलते हैं ट्राइब्स, ठीक है। ट्राइब्स मीन्स क्या होता है, जनजाति, ठीक है। जनजाति का मतलब वे लोग जो जंगलों में या पहाड़ों पर कबीले बना के रहते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी जनजाति की बात की जा रही है। ऑप्शन है भील, गोंड, संथाल और थारू। तो भारत में जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी, ऑप्शन बी गोंड है, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती है, तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, गुजरात, इन राज्यों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। अच्छा यहाँ पर भी बताऊं, मुख्य रूप से क्या है, सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं, आप जानते हैं सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ पे हैं, एमपी में पड़ती हैं, ठीक है। तो सतपुड़ा की पहाड़ियों पर मुख्य रूप से ये पाई जाती है। इतना क्लियर है। अच्छा गोंड जो जनजाति है, इस ये गोंड जो शब्द है ये तमिल भाषा से लिया गया है। किस भाषा से, तमिल भाषा से, ठीक है। और तमिल भाषा में इसका मतलब होता है पर्वतों पर रहने वाले लोग, पर्वतों पर पहाड़ों पर रहने वाले लोग, ठीक है। तो गोंड शब्द का जो अर्थ है वो ये होता है, ठीक है बच्चे। तो ये भारत में क्या है, सबसे बड़ी जनजाति है। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, बहुत जबरदस्त फैक्ट है। आपने सुना होगा गोंडवाना लैंड का नाम सुना होगा, गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो देखो गोंडवाना लैंड का मतलब क्या है, कि हमारा जो देश है, ऐसे ऐसे करके है ना इंडिया हमारा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, यहाँ पे ऐसे इंडिया करके है, तो इंडिया में जो ये हिस्सा है, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और निचला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि गोंडवाना लैंड नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं आधा नीचे का भारत। तो गोंडवाना लैंड का जो नाम है गोंडवाना, ठीक है, तो ये गोंड जनजाति से ही पड़ा है, ठीक है ना। ये ऐसा फैक्ट है जो शायद आपको नहीं पता होगा पहले से। तो गोंडवाना लैंड का जो नाम है वो गोंड जनजाति के नाम पर ही रखा गया था, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, कई सारे फैक्ट इसमें बच्चे मैंने कवर किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। देखो सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब है, हम कह सकते हैं कि एक ऐसी नदी जो सबसे ज्यादा पानी के एरिया को कवर करती है, या सबसे चौड़ी नदी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो भारत में, पूरे भारत में सबसे जो चौड़ी नदी है, देखो सबसे लंबी नदी वैसे कौन सी है, देखो ऑप्शन है हमारे पास, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। गंगा नदी देश में सबसे बड़ी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी है। अच्छा, सबसे लंबी नदी का मतलब ये है कि ऐसी नदी जो भारत के हिस्से में ज्यादातर बहती है। गंगा नदी आप जानते हैं कि भारत में ही ज्यादातर बहती है, थोड़ी बहुत बांग्लादेश में है। अच्छा, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी देखें तो लंबाई में तो वास्तव में गंगा से बड़ी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी भारत में पूरी तरह से नहीं बहती है, कुछ हिस्सा भारत में है, बाकी ज्यादातर हिस्सा इसका तिब्बत यानी कि चीन में है, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र। ये कैसी है, सबसे ज्यादा चौड़ी नदी है भारत की, ठीक है। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे ज्यादा जो जल ग्रहण क्षेत्र वो किसका है, तो पूरे भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। तो हमारे ऑप्शन में जो दिया है ऑप्शन डी, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। इतना क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ब्रह्मपुत्र के बाद की बात करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा फिर गोदावरी, ठीक है, क्योंकि गोदावरी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो ब्रह्मपुत्र के बाद सबसे ज्यादा है। इतना ठीक है बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है हमारे 15 स्लाइड में जो थे इस क्लास में, वो मैंने आपसे कवर किए हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर ऑन करके रखें। यहाँ पे देखिए, जैसे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो लिख के आ जाएगा सब्सक्राइब्ड, अभी देखो सब्सक्राइब लिखा है ना, तो जैसे आप क्लिक करेंगे लिख के आएगा सब्सक्राइब्ड। अच्छा, उसके बाद आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वहां पे इस तरह से साइड में आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, सबसे ऊपर। इस पर तीन बेल आइकन जब क्लिक करेंगे तो उस पर तीन सिंबल दिखाई पड़ेंगे, जो सबसे ऊपर वाला होगा इस पर क्लिक कर देना आप, तो आपका क्या होगा, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। और जब भी मैं नई नई क्लासेस आपको अपलोड करूंगा, ठीक है, तो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है बच्चे। तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो जबरदस्त तरीके से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को भी, घर परिवार में आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ठीक है बच्चे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फ्री क्लासेस पहुंचाने की कोशिश करें। और मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।